तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, है ना। तो ये भी एक बढ़िया इक्वेशन होती है, इसको हम समझते हैं अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब ये होता है कि आप एक सेकंड की बात कर रहे हो, एक सेकंड की, 1 सेकंड की बात कर रहे हो। nth सेकंड मतलब किसी एक सेकंड की बात हो रही है। जैसे पहले nth सेकंड का मतलब आप समझ ले, किसी भी एक सेकंड की बात हो रही है, वो कौन सा सेकंड है। लेकिन जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ बच्चों, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, मतलब आपको एक्सेलरेशन दिया जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात तय है। मतलब ये जो हम डेराइव कर रहे हैं इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उसी के लिए ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे मैं आपसे बोलूं थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड एक सेकंड की बात हो रही है, लेकिन वो थर्ड सेकंड कौन से सेकंड की बात हो रही है। तो थर्ड सेकंड का मतलब थर्ड सेकंड कब स्टार्ट होगा, तीसरा सेकंड। तो तीसरा सेकंड कब स्टार्ट होगा, जब सेकंड जो है, जो आपका 2 सेकंड्स खत्म हो जाएगा और 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड्स तक का टाइम, ये आपका थर्ड सेकंड कहलाएगा बच्चों, है ना। तो 2 सेकंड से 3 सेकंड तक का टाइम, ये थर्ड सेकंड कहलाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं फोर्थ सेकंड, तो फोर्थ सेकंड मतलब एक सेकंड की बात हो रही है, लेकिन उस सेकंड की बात हो रही है जो 3 से चालू हो रहा है, मतलब 3 सेकंड के खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ है, फोर्थ सेकंड चालू हो गया है और 4 सेकंड्स पे खत्म हो जाएगा, 4 सेकंड्स पे खत्म हो जाएगा। तो ये वो एक सेकंड की बात हो रही है। वैसे ही अगर आपसे मैं बोलूं कि nth सेकंड, कोई भी सेकंड ले लो आप, 16th सेकंड, 16वां सेकंड, एक सेकंड की बात हो रही है। तो 16वें सेकंड की बात मतलब क्या है कि वो सेकंड 15 सेकंड के बाद चालू होगा, 15 सेकंड के बाद, और 16 सेकंड्स पे खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं आपको nth सेकंड बोलूं, nth सेकंड, तो nth सेकंड का बच्चों क्या मतलब हुआ भाई। जैसे आपका थर्ड सेकंड था तो 2 से 3 हुआ, फोर्थ सेकंड था 3 से 4 हुआ, 16 सेकंड, 16th सेकंड था तो 15 से 16 हुआ। तो nth सेकंड का मतलब उससे एक कम, यानी n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड्स का जो गैप है वो आपका nth सेकंड होगा। जैसे 16 में 16-1, 15 से 16 तक का टाइम है। फोर्थ सेकंड में मतलब 4-1, 3 से 4 सेकंड का टाइम है। और थर्ड सेकंड में क्या है, 3-1, तो 2 से 3 सेकंड का टाइम है। तो ये एक सेकंड तो है, लेकिन ये एक सेकंड कौन सा, nth सेकंड, n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड तक। अब मान लीजिए कि आपका कोई पार्टिकल है बच्चों, है ना, वो t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट करता है चलना, ठीक, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और उसको एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया है, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि अभी तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है अपनी, इसकी वेलोसिटी चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज होगा, और ये बच्चों कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बताओ कितना है, यानी कि n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताना है। तो बच्चों 0 से n-1 सेकंड में मान लो ये डिस्प्लेसमेंट किया है पार्टिकल ने, ऐसा हम मान लेते हैं। 0 से n-1 सेकंड से n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो मान लीजिए 0 से n-1 सेकंड तक, n-1 सेकंड तक उसने ये डिस्प्लेसमेंट किया है, Sn-1 बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। और मान लो फिर उसके बाद वो n सेकंड में कुछ और आगे चला गया, तो यहां से यहां तक 0 टाइम से n सेकंड तक ये डिस्प्लेसमेंट किया है, ये n सेकंड्स है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट जो n-1 से स्टार्ट होता है और n सेकंड पे खत्म हो जाता है, यानी कि ये वाली दूरी। तो ये है ना आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो आप खुद सोचो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कैसे निकालेंगे। आप डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स निकाल लो और उसमें से डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड को घटा दो, तो आपकी जो दूरी बचेगी वो n-1 से n सेकंड तक की दूरी बचेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो इसको जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमने ये समझ गया लॉजिकली कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सेकंड वाला आप क्या लगा दो इसमें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है ut, लेकिन टाइम की जगह यहाँ पे n सेकंड्स आएगा,
तो un प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन टी की जगह एन आएगा, एन सेकेंड्स की बात हो रही है, तो ए टी स्क्वायर यहाँ पे ए एन स्क्वायर आ गया, माइनस फिर यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे बचेगा कितना बच्चों, देखो एस एन माइनस वन। तो अब वही फॉर्मूला आप लगाओगे यू टी प्लस हाफ ए टी, बट टी की जगह अब एन माइनस वन सेकेंड लोगे, तो यू एन माइनस वन, मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, टी की जगह एन माइनस वन लेना ना, एन माइनस वन सेकेंड, तो एन माइनस वन का स्क्वायर। तो ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यू यू वाले जो टर्म है उनको एक साथ ले लो। तो देखो यू यू वालों को मैं यहां पे ले रहा हूं, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं यूएन माइनस देखो बच्चों यहां पर ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये यूएन और ये u इंटू वन, बट माइनस साइन है तो माइनस यूएन हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और u आ जाएगा, u इंटू वन आ जाएगा, ये आ गया। फिर ये हाफ ए और हाफ ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस हाफ ए कॉमन ले लो बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा एन स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा एन माइनस वन स्क्वायर माइनस साइन के साथ। तो एन माइनस वन स्क्वायर को आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन इंटू वन, है ना, टू एन इंटू वन, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे सॉरी माइनस लिखना पड़ेगा ना, माइनस एन स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, तो एन इंटू वन और प्लस वन का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो देखो यहां से यूएन कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे बचेगा u इंटू वन मतलब u प्लस ये डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड का फॉर्मूला आएगा, और प्लस हाफ a, और यहाँ पे देखो बच्चों ये एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कट जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद, है ना, ये तो आप समझते ही हो। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n, है ना बच्चों, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन। तो देखो आपका एस एनथ का फॉर्मूला ये आ गया। अब हमने एक बार इसको सॉल्व कर लिया है, तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, तो आप बहुत आसानी से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर दे सकते हो बच्चों, है ना। जैसे कि मान लो आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको फिर से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि n सेकंड्स के लिए सॉल्व करो, फिर n माइनस वन के लिए करो, फिर दोनों को घटाओ। आपका एक फॉर्मूला बन गया है, तो उसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उस पे एक्सेलरेशन दिया गया है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे बोला गया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। ये आपके पास सवाल आ गया। तो अब आपको 4 सेकंड में कैलकुलेट करो, फिर 3 सेकंड में कैलकुलेट करो, फिर दोनों को घटाओ, तो उतना ज्यादा आपको टाइम नहीं गवाना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, एस एन एथ का फॉर्मूला होता है एन एच सेकंड का, u प्लस हाफ टू ए इंटू टू एन माइनस वन, ये अप्लाई कर दो डायरेक्टली, तो आपका ये आंसर आ जाएगा बच्चों। इसमें सॉल्यूशन करेंगे आप, तो फोर्थ सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा आपका कितना बच्चों, u की वैल्यू देखो इस सवाल में 10 है, प्लस हाफ a की वैल्यू देखो बच्चों 2 मीटर पर सेकंड है, और n क्योंकि 4 है तो यहाँ पे 2n, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1, तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा बच्चों 7, तो 7 प्लस 10 हो गया 17 मीटर। यानी 4 सेकंड में, तीसरे सेकंड से लेकर चौथे सेकंड तक, 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक जो उसने पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो 17 मीटर। देखो कितनी आसानी से आ गया, नहीं तो आपको फिर ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो 2 बार आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ता, फिर एक बार डिफरेंस कर कर आंसर निकालना होता। लेकिन अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप सिंगल इक्वेशन से ही डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, और कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकंड का ये फॉर्मूला क्लियर होगा। तो बच्चों ये हमने इक्वेशन तो निकाल ली है डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकंड की, है ना, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर हमें ढूंढने हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि मतलब ये मन में आना चाहिए, अगर आप इसको डायमेंशनली चेक करो तो देखो एलएचएस में एस एन एथ मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो मीटर में होता है, जबकि आरएचएस वाले में ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इसका भी अगर आप निकालोगे तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड आएगा। तो आरएचएस में आपका डायमेंशन है
एल टी माइनस वन, एलएचएस में डायमेंशन है एल, केवल एल, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। वो दिखती इनकरेक्ट है बट होती नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती जरूर है बट होती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हो आप। देखो यहाँ पर जो मैंने u लिखा है ना, ये u मल्टीप्लाइड बाई 1 था। 1 क्या था? 1 सेकंड था। n माइनस 1 सेकंड से लेकर n सेकंड तक है ना, तो n माइनस 1 सेकंड मतलब 1 सेकंड आपने घटाया था, तो ये u इंटू 1 था। तो एक्चुअली में जो ये रिलेशन है वो इस टाइप की, जो आप इसको लिख रहे हो इधर, ये एस nth जब आप लिखते हो तो एक्चुअली में यहाँ पे u डॉट 1 सेकंड है और प्लस यहाँ पर हाफ a, और जब आप ये 2n माइनस 1 लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो आप, ये 2n से भी 1 का मल्टीप्लाई था और ये 1 का स्क्वायर था, तो यहाँ से 1 कॉमन आया है, मतलब एक इंटू 1 यहाँ भी है, इंटू 1 सेकेंड। वो आपको दिख नहीं रहा है इक्वेशन में, लेकिन वो है, मौजूद है। इसलिए इसका अगर आपका डायमेंशन लेंथ है तो यहाँ पे भी ऐसे ही है बच्चों। इसकी यूनिट देखो मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये 1 सेकंड है तो इंटू सेकंड है, तो ये मीटर ही आएगा, मतलब इसकी डायमेंशन भी एल हो जाएगी, इसकी डायमेंशन एल है तो। और फिर यहाँ पे देखो ये जो पूरी चीज है, ये आपका जो ए है बच्चों, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1, ये टाइम है तो ये सेकंड है, और ये इंटू 1 भी है इसमें, देखो इंटू 1 और ये 1 का स्क्वायर, तो 1 कॉमन आया था, वो आपने लिखा नहीं क्योंकि उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक्चुअली में प्रेजेंट है, डायमेंशनली तो प्रेजेंट है वो। तो यहाँ पे जब आप करते हो तो ये सेकंड सेकंड स्क्वायर कैंसिल, तो ये पूरे टर्म का भी डायमेंशन एल ही आता है। तो एक्चुअली में दोनों आरएचएस में जो टर्म है वो एल डायमेंशंस के हैं और वो एलएचएस के बराबर है। इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, वो दिखती नहीं है क्योंकि वहां पे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। बाकी वहां पे 1 सेकंड का डायमेंशन भी लेना पड़ेगा आपको, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम इस बात को नोट करके लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए वो नोट करके लिखें बच्चों। पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन जो है एनएस डिस्प्लेसमेंट की, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है बट एक्चुअली में होती नहीं है ना। तो हम इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिस इक्वेशन seems to be dimensionally incorrect, but actually it is a dimensionally correct इक्वेशन। लेकिन असलियत में ये एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, इसलिए ये करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली और फिजिकली भी है, एज वेल एज फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, क्योंकि वो तो हमने निकाला है इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो फिजिकली भी करेक्ट है बच्चों, करेक्ट इक्वेशन, और डायमेंशनली भी करेक्ट है, मतलब फिजिकली भी करेक्ट है इक्वेशन और डायमेंशनली भी करेक्ट है। वो लगता है ऐसा कि वो करेक्ट नहीं है बट ऐसा नहीं होता। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए था। दूसरा इसमें आता है सवाल, क्या इसमें आप डिस्टेंस, ये हमेशा डिस्टेंस देता है क्या, डिस्टेंस दे सकता है क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट और वो सेम डायरेक्शन में है मोशन, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक जैसा मिल सकता है। लेकिन क्या हर केस में ऐसा होता है? तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ एग्जाम्पल समझो, ये भी चीज मिसकंसेप्शन बच्चे ले लेते हैं। डिस्टेंस अगर पूछा हो तो ये एस एनएथ ही निकाल देते हैं, एनएथ सेकंड में अगर आपको डिस्टेंस पूछा हो तो इसी फॉर्मूले को लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत दे देगा आंसर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओरिजिन से पार्टिकल चलना चालू करता है, लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड से इनिशियल वेलोसिटी से, और उसकी एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगती है, पीछे की तरफ मतलब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लो आप, है ना। तो इस तरीके से ये पार्टिकल जब एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है तो इसकी स्पीड घटेगी और घटने के बाद कभी ना कभी एक पॉइंट पे 0 होगी और फिर ये पार्टिकल पलटी मार लेगा, ऐसे बच्चों, है ना, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पर
एक काम करो आप तो पहले ये देख लो कि ये वेलोसिटी कितने सेकंड पे जीरो हुई है, कितने टाइम पे जीरो हुई है। ये अगर हम निकालना चाहें, या यहाँ तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये निकालना चाहें तो बच्चों हम ये निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहें तो पहले टाइम निकाल लो, यहाँ पे कितना टाइम हो गया है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v तो जीरो है बच्चों, u जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, प्लस मतलब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, a की वैल्यू 2 है इंटू टी। तो t वैल्यू आ गई बच्चों 2.5 सेकंड। मतलब ये हमें समझ में आया कि ये t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड पे पलटी मार लेता है पार्टिकल। अच्छा, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी आप निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपका फाइनल जो है वो जीरो है, इनिशियल बच्चों जो है, या फिर s का फॉर्मूला लगा लो क्योंकि टाइम आपको पता है। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ऐसा हम लगा सकते हैं। तो u कितना है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड, टाइम 2.5 मीटर, प्लस हाफ, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना, माइनस कर दो हाफ क्योंकि a की वैल्यू माइनस में है। तो ये है 2 इंटू टी का स्क्वायर, मतलब 2.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2.5 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 5 माइनस और इधर बचेगा 2.5। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 2.5, और ये भी 2.5 बचा, 5 माइनस 2.5, तो ये बचा 6.25। यानी कि हमें यहाँ पे ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, ये है 6.25 मीटर्स। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो होगा क्या कि मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, या मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड। अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड निकालने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और आप देखो यहाँ पे आंसर गलत आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, थर्ड सेकंड में करेंगे मतलब n की वैल्यू आपकी 3 हो गई, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u की वैल्यू 5 बच्चों, प्लस माइनस हाफ a मतलब -2 है तो माइनस बाहर लिख दिया, इंटू 2n-1। तो 2n-1 कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू 3 6 माइनस 1। तो देखो बच्चों ये 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 5 माइनस 6 माइनस 1 5, ये तो जीरो आ गया। क्या आप खुद सोचो कि क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? अगर पार्टिकल मोशन में है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकता है क्या? डिस्टेंस की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो फिर डिस्टेंस क्यों जीरो आ रहा है? एक्चुअली में आप ध्यान से देखो, ये थर्ड सेकंड की बात हुई है ना, तो मतलब थर्ड सेकंड का क्या मतलब है बच्चों, कहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन, 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक। तो आप यहाँ पे देखो 2 सेकंड पे निकालो जरा, पार्टिकल कहां पे था जब टाइम 2 सेकंड हुआ बच्चों, तब पार्टिकल कितनी दूरी पे था। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, देखिए s इज इक्वल्स टू सेकंड पर, तो u 5 है, माइनस t 2 सेकंड लेना है, प्लस हाफ और -2, ये 2 और ये 2 कैंसल, और 2 का स्क्वायर 2 सेकंड पे निकालना है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 माइनस 4, तो एज डिस्प्लेसमेंट आया 6 मीटर। यानी ये वाली दूरी 2 सेकंड तक, ये आपका बच्चों 6 मीटर है। ये आपका कितना है बच्चों 6 मीटर। वैसे ही आप इसको 3 सेकंड पे निकाल के देखो, तो ये भी 6 मीटर आएगा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से। यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल 2 सेकंड से आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, और 2.5 सेकंड पे पलटी मारता है, और 3 सेकंड पे जो है वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां पे 2 सेकंड पे था। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन कॉन्साइड कर जाती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। तो एक्चुअली में ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट देता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, ऑलवेज। हाँ, ये अलग बात है अगर पलटी नहीं मारता तो डिस्टेंस बोल सकते हो, लेकिन आप बिना सिचुएशन को जाने ये कभी भी नहीं बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है इससे। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पूरा पाथ पता होना चाहिए। अब देखो डिस्टेंस कितना कवर किया थर्ड सेकंड में, 2 सेकंड से, अब ये 6.25 है, ये 6 मीटर्स है, तो बच्चों ये बचा हुआ कितना हो गया, ये वाली डिस्टेंस हो गई आपकी 0.25 मीटर्स, है ना। 6.25 में से 6 काट दो तो 0.25 मीटर है, तो वो आगे गया है 0.25 और फिर पीछे आया 0.25। तो जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, उसका आंसर अलग है, वो तो बच्चों 0.5 मीटर्स है, वो थोड़ी ना जीरो है, वो तो 0.5 मीटर है, वो आगे भी गया पीछे गया, वो तो हमेशा ऐड होता है डिस्टेंस। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये हमेशा ही आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इससे कभी भी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करना नहीं चाहिए, है ना। डिस्टेंस के लिए इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे।
तो इसमें लिख लीजिए दिस इक्वेशन always give displacement of particle in 1 second and did not use to calculate distance। तो इसको कभी भी डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। एंड डिड नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस, है ना। तो ये बच्चों अपने माइंड में दिमाग में सेट कर लो। ये एस एनथ बच्चा पढ़ तो लेता है बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको पता नहीं होते हैं, तो वो कई बार उसको आते हुए सवालों को गलती कराता है उसमें, है ना। तो ये एनएस सेकंड का फॉर्मूले के साथ आपको ये पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर इसमें तीसरा पॉइंट बच्चों होता क्या है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो एन है वो आपका जो है इंटीजर है, मतलब जो एन सेकंड बोला जा रहा है वो इंटीजर टाइम है। ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी टाइम के लिए निकाल सकते हो। मतलब अगर आप एनएस सेकंड सोचें तो मेरे को अगर आप यहाँ पे निकालना है कि 2.5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, आंसर आएगा आपका। यहाँ पे टी टाइम की जो एन की वैल्यू है वो 2.5 रख दो आप, फिर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 माइनस 2.5 माइनस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 1.5, तो 5 माइनस 1.5 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर ही होना चाहिए, ये कोई भी टाइम होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ आपको 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर आपने 2.5 सेकंड बोला तो इसका मतलब वो 1.5 सेकंड से लेकर 2.5 सेकंड तक का 1 सेकंड का वैल्यू देगा। तो एक्चुअली में कई बार इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए किताबों में एन की जगह टी यूज कर लेते हैं, टीएथ सेकंड, ताकि आप इंटीजर ना समझे, है ना। तो ये भी आप याद रखना कि इसमें एन जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, ये किसी भी 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देता है। वो 1 सेकंड किसी भी पॉइंट से चालू हो सकता है और किसी भी पॉइंट पे खत्म हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीजर ही होगा, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये भी आप लिख लें कि इसमें जो एन होता है बच्चों इट इज नॉट अ इंटीजर। तो हम लिखेंगे in this equation n is not representing the integer value of time actually n can be taken at any time। किसी भी टाइम पर n की वैल्यू ली जा सकती है ना, एनी टाइम। उसके लिए n का इंटीजर होना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकंड से रिलेटेड जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट वो समझ में आए होंगे। तो इस फॉर्मूले के साथ ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी आप इससे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपके आंसर सही आएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। तो वो क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे बनाए जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, है ना। मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, इस टाइप का फॉर्मेट है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली में आपको कंडीशन दी जाती है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो आपका पार्टिकल है इनिशियली उसकी रफ्तार 0 था, मतलब वो स्टार्ट कर रहा था रेस्ट से चलना, फिर वो एक्सेलरेट करता है
तो मान लो वो पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक जाता है और फिर ए से बी तक जाने में वो एक्सेलरेशन करता है, तो उसका एक्सेलरेशन मान लीजिए a1 से होता है, एक्सेलरेशन होता है a1 से, a1 जो है वो एक्सेलरेशन है बच्चों, है ना। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, फिर बी पॉइंट के बाद अचानक जो बच्चों एक्सेलरेशन है, पार्टिकल जा तो राइट की तरफ ही रहा है लेकिन एक्सेलरेशन है बी पॉइंट के बाद वो नेगेटिव साइड हो जाता है, अपोजिट साइड, मतलब रिटार्डेशन होता है। और ये बोला जाता है कि ये जो रिटार्डेशन है ये A2 है। कई बार कई क्वेश्चन में इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं, तो आपको जैसे याद रखना हो A1 A2 या अल्फा बीटा। उसके बाद आप खुद सोचो कि बी पर ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, स्पीड इंक्रीज हो रही थी, तो बी पर जो स्पीड है बच्चों वो मैक्सिमम हो चुकी होगी क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा था। उसके बाद रिटार्डेशन चालू हुआ, तो रिटार्डेशन जब चालू हुआ तो ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ, तो स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड अब कम होती जाएगी और कम होते होते फाइनली सी पर आके ये पार्टिकल रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो पहले ये एक्सेलरेट कर रहा था तो इसकी स्पीड बढ़ रही थी, बीच में किसी पॉइंट पे इसकी स्पीड मैक्सिमम हुई, फिर वो घटने लगी, रिटार्डेशन होने लगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, और वो फाइनली बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपसे पूछा जाता है भाई, मतलब ये आपका क्या है, फॉर्मेट है जो मैंने कहा, मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। और जैसे मैंने बोला अल्फा और बीटा दे देते हैं, एक्सेलरेशन अल्फा दे देते हैं और रिटार्डेशन बीटा दे देते हैं। अब इसमें कई सारे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस क्या क्या है वो मैं आपको इकट्ठे बता देता हूं यहाँ पर, फिर हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो पहला सवाल है बच्चों, पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या करते हैं कि वो ये बोल देते हैं कि जब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था ए से बी तब तक का उन्होंने बोला टाइम क्या है बच्चों, t1 बोल देते हैं। और फिर बी से सी तक जब तक वो रिटार्डेशन कर रहा था तो बोल देते हैं ये टाइम बच्चों t2 है। तो आपसे यहाँ पे पहला सवाल ये बन जाता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ t1:t2। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या सवाल बन गया। यानी एक्सेलरेशन के दौरान जो टाइम लगा वो t1 था, रिटार्डेशन के दौरान जो टाइम लगा वो t2 है, और आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताओ t1:t2 क्या होगा। पहला सवाल तो ये बन जाता है। फिर इसमें दूसरा सवाल जो वो पूछते हैं, ये बोलते हैं कि एक्सेलरेशन के दौरान मान लीजिए कि उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो x1 है, और रिटार्डेशन के दौरान जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो x2 है। तो आपसे दूसरा सवाल ये पूछा जाता है फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट x1:x2, ये सवाल बन जाता है। तो ये सेकंड सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस फॉर्मेट में। तीसरा सवाल इस फॉर्मेट में क्या पूछा जाता है बच्चों, मैं बताता हूं आपको। वो क्या करेगा, आपको ए से लेकर सी तक, मतलब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बीच का टोटल टाइम, जो टोटल टाइम लगा है वो गिवन कर देगा। मतलब गिवन क्या होगा, टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, टोटल टाइम टेकन इन होल जर्नी, इन होल जर्नी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के दौरान, होल जर्नी, जर्नी इज टी सेकेंड्स। तो मान लो आपको क्या किया उसने कि ए से सी तक एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के दौरान पूरी होल जर्नी का टाइम दे दिया टी सेकेंड। तो आपसे फिर वो सवाल पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी गेन्ड बाय द पार्टिकल। तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करता है ना बी पॉइंट पर, वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या वैल्यू है, अगर आपको होल जर्नी का टाइम दे दिया गया है। तो तीसरा सवाल ये बनता है। और चौथा सवाल इसमें ये बना लेते हैं वो कि यहां से यहां तक आपको दे देंगे क्या चीज बच्चों, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज एस मीटर्स। यानी कि होल जर्नी का टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है ड्यूरिंग होल जर्नी वो ए से सी तक, वो आपको बोल दिया, वो आपको दे दिया गया है एस मीटर्स। और फिर आपसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल, जो कि बी पॉइंट पे था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या फॉर्मेट है रेस्ट टू रेस्ट का। एक्सेलरेशन भी होता है उसमें, रिटार्डेशन भी होता है। हाँ ये बात जरूर है कि इसमें आपको ये बताया, ये मेंशन नहीं भी करे तो आप ये ले लेना कि जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट रिटार्डेशन है।
इसी फॉर्मेट में आपको ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई T1 T2 का रेशियो क्या है, X1 X2 रेशियो क्या है। अगर टोटल टाइम T सेकंड में दिया है तो ये अब उस डाटा को आप चेंज करोगे तो बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सोचा कि इसको पूरा एक थ्योरी के फॉर्मेट में आपको समझा दूं, फिर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स शीट वगैरह मिलेंगे तो उसको आप सॉल्व करिएगा, है ना। तो देखिए बच्चों, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट बन गया मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, जिसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों हो रहा है और बॉडी इनिशियली भी रेस्ट पे थी और फाइनली भी रेस्ट पे आ गई है ना। और बीच में उसकी कहीं ना कहीं वेलोसिटी मैक्सिमम हुई है, जो पॉइंट हमने बी मान लिया यहाँ पर। अब इन चारों सवालों के जवाब कैसे देंगे, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप चाहें तो वो प्रोसेस याद रखें, नहीं तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा इनका वो फॉर्मूला डायरेक्टली रट सकते हैं, तो उससे आपके आंसर बहुत तेजी से हो जाएंगे, है ना। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले तो बच्चों यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, ये यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब पर्टिकुलर एक एक पर्टिकुलर सवाल को टैकल करते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो लग जाएंगी, ये बात आपको पता है। अब मान लीजिए कि एक्सेलरेशन a1 है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 है और हमें टाइम निकालना है t, है ना। हमें क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है t। तो वो टाइम हम कैसे निकालेंगे, देखिए। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो है vm। vm हमने क्या माना हुआ है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। हमें एक बात पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और अगर एक्सेलरेशन पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। अब देखो, ये पहले आप a से b के लिए अप्लाई करो। a से b वाले पाथ के लिए हमने अप्लाई किया, a से b, जब एक्सेलरेशन हो रहा था a1 से। तो आप अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी vm, मैक्सिमम वेलोसिटी को मैं vm लिख रहा हूं यहाँ पर, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों रेस्ट से चालू किया था तो रेस्ट, अच्छा, प्लस ये हो जाएगा a1 और टाइम लगा है कितना t1, हम वो मान रहे हैं तो a1 t1, यानी कि यहां से आपका एक इक्वेशन आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a1 t1। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब यही चीज, ये वाली इक्वेशन आप जरा b से c लगाओ। तो यहां से b से c के लिए मोशन के लिए लगाएंगे जब हम b टू c, तो देखो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, ये इसकी अब b से c के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो आपका vm हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो 0 इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, vm, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस, क्योंकि अब यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन को अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा ना। तो माइनस a2 और टाइम लगा है t2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर भी आपकी एक इक्वेशन बनेगी, vm इज इक्वल्स टू a2 t2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल आई। अब बच्चों एक और इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग जरा, है ना, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर, तो आप ऐसा करो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, क्योंकि इनिशियल फाइनल पता है, एक्सेलरेशन पता है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आप उसको उस साइड ले लो। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे लिख लेते हैं ना भाई, एक ही बात है ना, v माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लिख ले, या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख लें। ऐसे लिखने से थोड़ा सा स्टेप कम लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कहां पे अप्लाई करो बच्चों, a से b वाले पाथ में, जब एक्सेलरेशन हो रहा था, है ना, a से b वाले पॉइंट के लिए। तो हम यहाँ पे रखेंगे तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो vm है, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू u बच्चों 0 है तो u स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 2as, तो प्लस 2 एक्सेलरेशन है a1 और x s मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने x1 माना है तो यहाँ पे x1 लिख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कितना, vm स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a1 x1। तो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया बच्चों, है ना। फिर वैसे ही आप यही थर्ड इक्वेशन किसके लिए अप्लाई करो, बी से सी पाथ के लिए अप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों vm स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस a आएगा, तो a2 इंटू x2। भाई b से c तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है। तो यहां से फिर से आप vm स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, विच इज इक्वल्स टू 2a2 x2।
तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आपको बच्चों पहला सवाल पूछा जाए तो बड़ा आसान है, आप ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, ये प्रोसेस है ना। और पहला सवाल पूछा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आपने इक्वेशन 1 और 2 निकाला है, इसमें आपको क्या किसका रेशियो बोला है, T1:T2 का बोला है ना रेशियो निकालने के लिए। तो आप एक काम करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखो Vm और Vm ये दोनों तो बराबर है, अरे ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हो बच्चों यहाँ पर कि ये भी Vm है, ये भी Vm है, तो A1T1 मस्ट बी इक्वल्स टू A2T2। अब आपको किसका रेशियो चाहिए था बच्चों, T1:T2। तो देखिए इसका रेशियो क्या आएगा, T2 नीचे आ गया, A1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A2/A1। और अगर अल्फा बीटा दिया होता तो ये बीटा/अल्फा आ जाता। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि A1 A2 एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन आपको देगा वो क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप चाहे तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन का जब हमें आंसर करना है भाई, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, ये वाला। तो इसके लिए आप ये दोनों इक्वेशन का यूज करो, थर्ड इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट वाले के लिए, x1:x2 के लिए। तो अगर आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखें तो वहां से ये भी Vm² है, ये भी Vm² है, तो ये आपका क्या हो सकता है बच्चों, इक्वेट हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो इक्वेशन और थर्ड फोर्थ को देखेंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2A1x1 इज इक्वल टू 2A2x2। तो ध्यान से देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें x1:x2 चाहिए था, तो x1:x2 इज इक्वल टू A2/A1। अच्छा ये तो अभी रेशियो आया था, यही रेशियो तो बच्चों T1:T2 का है। यानी कि एक बात आपको समझ में आई कि इन क्वेश्चंस में चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछे, चाहे आपको टाइम का रेशियो पूछे, उन दोनों का रेशियो सेम आता है, दैट इज रिटार्डेशन अपॉन एक्सेलरेशन। अगर x1:x2 लिख रहे हो, T1:T2 लिख रहे हो, तो उसका रिटार्डेशन अपॉन एक्सेलरेशन का रेशियो होगा, रिटार्डेशन ऊपर आएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे आएगी। तो आई होप आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद फिर वो क्या बोल रहा है कि अगर हमें टोटल टाइम दिया जाए, अगर हमें टोटल टाइम t सेकंड दिया जाए होल जर्नी का, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी भाई। तो एक काम करते हैं, टोटल टाइम कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पर, यहां तक t1 टाइम लग रहा था a से b तक, और b से c तक t2 लग रहा था, और कैपिटल T गिवन है, तो कैपिटल T को तो हम ये लिख सकते हैं ना बच्चों। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें भाई, T1 + T2 करो तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल T मिल जाएगा। अब तो T1 + T2 का जो सम होगा बच्चों वो t के बराबर होगा, है ना। टोटल टाइम t सेकंड, ये थर्ड सवाल के लिए, और टोटल टाइम t सेकंड तो हमें दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। अच्छा T1 T2 कहां से निकाल लोगे, तो ये देखो पहली दो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिख नहीं रहा है, मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। देखो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन A1, और T2 की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन A2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो T1 हो जाएगा Vm/A1 प्लस T2 हो जाएगा बच्चों T2, तो यहाँ पे Vm/A2 और इज इक्वल टू कैपिटल T दिया हुआ है ना। अब आप ध्यान से देखो तो Vm को कॉमन ले लो, और Vm ही तो निकालना था, तो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में 1/A1 प्लस 1/A2, जिसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा A1 + A2/A1A2। तो मैं डायरेक्टली उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे A1A2 था तो उधर जाएगा, तो T के साथ मल्टीप्लाई होगा A1A2 डिवाइड बाई, यहाँ न्यूमरेटर में A1 + A2 होगा जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो A1 + A2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम टेकन जो आपको दिया गया है। तो ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। जब आपको टोटल टाइम कैपिटल T दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, A1 A2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई रिटार्डेशन अपॉन एक्सेलरेशन प्लस रिटार्डेशन इनटू T। लेकिन यहाँ पे देखना बच्चों A2 की वैल्यू अब नेगेटिव मत लेना, ये सब हम पहले इक्वेशन में ले चुके हैं, तब ये सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड रखना केवल, है ना, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दो तो फिर आंसर गलत आ जाए। यहाँ पे भी आप A2 नेगेटिव में ले लो तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना।
ये रेशियो में निकालना हो या वीएम निकालना हो तो A2 का मैग्नीट्यूड लेना, उसको उसको साइन के साथ मत लेना, है ना। फिर आपका फोर्थ प्रॉब्लम टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड आपको दिया हुआ था और आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा था, तो इसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप। भाई यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा वो x1 प्लस एक्स2 इज इक्वल टू एस जो हमें गिवन है। x1 की वैल्यू आप 3 और 4 इक्वेशन से निकाल लो, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन से देखोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी वी एम स्क्वायर अपॉन 2a1, तो हम लिख लेंगे वी एम स्क्वायर अपॉन 2a1 बच्चों। x2 की वैल्यू हो जाएगी वी एम स्क्वायर अपॉन 2a2, तो वी एम स्क्वायर अपॉन 2a2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एस जो कि हमें गिवन है, तो यहां से हम निकालेंगे भाई। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, फिर से वी एम स्क्वायर को कॉमन लेना, अंदर एलसीएम लेना, वी एम स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर एलसीएम लोगे तो यही बचेगा a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2, लेकिन उधर जाएगा तो 2a1 a2 हो जाएगा और नीचे a1 प्लस a2 हो जाएगा इंटू एस, बट ये वी एम स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, तो फाइनली ये आंसर आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना, अब करना आता है आपको सॉल्व, इतना तो कर ही सकते हैं। तो 2a1 a2 ऊपर आ जाएगा, नीचे a1 प्लस a2 आ जाएगा और दिस मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट s आ जाएगा और इस पूरे का रूट आ जाएगा अगर आपको vm निकालना है, क्योंकि यहाँ पे vm का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा तब यूज होगा जब बच्चों आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हो, और ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपको टोटल टाइम दिया हो। देखो ये दोनों ही फॉर्मूले एक ही चीज को निकाल रहे हैं, मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी है, लेकिन फॉर्मूले क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि ये तब यूज करना है जब टोटल टाइम दिया हो और ये तब यूज करना है जब टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हो, ये दोनों बातों में अंतर है, इसलिए फॉर्मूले अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही वैल्यू बता रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू ही बता रहा है आपको। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चन अब आप आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और उसको बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाओगे। पूरी प्रोसेस और पूरे जो 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, रेस्ट टू रेस्ट में, वो मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना, उसको सॉल्व भी कर लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और हैं जो यहाँ पे हमें सीख लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, क्योंकि कई बार इनसे सवाल भी आते हैं और ये एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं ना। तो हालांकि मैं आपको एवरेज स्पीड तो पहले पढ़ा चुका था स्पीड वाले सेक्शन में, बट वहां पे एक्सेलरेशन के साथ नहीं बताया गया था आपको, है ना। तो थोड़ा सा अब ये एक्सेलरेशन का भी फिनोमेना यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी वहां पर उसको थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ, है ना। तो उसमें 1-2 पॉइंट और मैं आपको एक्स्ट्रा ऐड करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था वहां पे एवरेज स्पीड, जल्दी से मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम होता था, यानी एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जो आपका वो थी बच्चों पार्टिकल था वो चलता था ए से बी तक या बी से सी के इंटरवल के लिए। तो ए से बी का इंटरवल हमने t1 माना था, बी से सी का इंटरवल हमने t2 माना था, और हमने कहा था कि ए से बी अगर जा रहा है पार्टिकल तो क्या हो जाएगा कि वो लेट सपोज डिस्टेंस कवर करता है x1 और बी से सी में डिस्टेंस कवर करता है x2। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला था एवरेज स्पीड निकालने का वो होता था बच्चों टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा बच्चों t1 प्लस t2, है ना। ऐसी कुछ बातें हमने की थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया गया हो, आपको ए से बी तक जाने की स्पीड पता हो v1 और वैसे बी से सी जाने की स्पीड पता हो v2, तो मतलब आपको टाइम के बारे में पता है और बच्चों आपको किसके बारे में पता है, वेलोसिटी के स्पीड के बारे में पता है, तो फिर आप एवरेज कैसे निकालोगे। तो अगर हमें x1 नहीं पता है
तो x1 हम निकाल सकते हैं v1 इंटू t1, वैसे ही x2 निकाल सकते हैं v2 इंटू t2। तो बच्चों ये काम भी किया जा सकता है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो अब v एवरेज कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। तो ये हो जाता था v1 t1 x1, अगर v1 दिया हुआ है आपको और t1 दिया हुआ है, और प्लस ये हो जाता था v2 t2 डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2, है ना। फिर तीसरा केस मैंने आपको बताया था कि अगर v एवरेज निकालना है और मान लीजिए कि अब आपको टाइम नहीं दिया है, आपको डिस्टेंस और वेलोसिटी दी है, x1 v1 दिया है और x2 v2 दिया है, तब भी आप निकाल सकते थे। t1 की वैल्यू हो जाएगी उस समय x1 अपॉन v1, है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो x1 प्लस x2 ऊपर रहेगा ही। अब t1 को आप लिख सकते हो x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2, तो ये भी मैंने आपको बताया था। अब बच्चों इसमें आपको दो स्पेशल केस भी होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये देखो इसका जो स्पेशल केस होता था, अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाए बच्चों, टाइम इंटरवल सेम हो जाए। अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो v एवरेज है कई बार किताबों में इस तरीके से डिनोट करते हैं वो, तो इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड। अगर मैं यही मार्क एक्सेलरेशन के लिए कर देता तो ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये सिंबल है एवरेज का, है ना, तो कई बार ये यूज करते हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे इसके लिए, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद फिर बच्चों अगर आपका इस वाले सेक्शन में मतलब आपका v1 और t1 दिया, v2 t2 दिया, लेकिन टाइम अगर सेम हो जाए, सेम टाइम के लिए अलग अलग स्पीड से चल रहा है पार्टिकल, तो इसको बोलते हैं बच्चों टाइम एवरेज स्पीड, है ना। तो इसको आप लिखेंगे टाइम एवरेज ऑफ स्पीड। तो टाइम एवरेज ऑफ स्पीड का मतलब क्या हुआ कि आपका t1 इक्वल्स टू t2, सेम इंटरवल के लिए वो टाइम पे चल रहा है बच्चों, है ना, सेम इंटरवल के लिए वो टाइम पर चल रहा है। तो ये टाइम एवरेज ऑफ स्पीड हो गया। तो टाइम एवरेज ऑफ स्पीड में क्या हो जाएगा, t1 अगर t2 बराबर है तो यहाँ से ये t1 और ये t2 2t हो जाएगा, और यहाँ से t कॉमन आएगा तो t और t कैंसिल हो जाएगा। तो याद करो बच्चों, ऐसी स्थिति में जो आपका एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड होता था वो हो जाता था v1 प्लस v2 बाई 2, अगर आपको याद हो तो आपका एवरेज स्पीड होता था v1 प्लस v2 बाई 2, है ना स्टूडेंट्स। और उसके बाद अगर आपको और निकालना हो बच्चों, इसके लिए v1 प्लस v2, अगर 3 स्पीड होती तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 हो जाता, 4 होती तो डिवाइड बाई 4 हो जाता। तो एक्चुअली में ये जो मीन है बच्चों, इसको बोला जाता है अर्थमेटिक मीन। तो अगर आपसे पूछा जाए, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, अर्थमेटिक मीन सवाल कैसे पूछ लिया जाता है उसमें, कि आपको ये बोला जाएगा कि अर्थमेटिक मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय टाइम एवरेज स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द मीन। तो आपको ऑप्शन देगा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन। तो आपको किसमें टिक करके आना पड़ेगा बच्चों, अर्थमेटिक मीन पर, है ना। तो ये सवाल भी पूछ लेते हैं वो, इसलिए ध्यान में रखेंगे। फिर इस केस में जब ये जो आपका थर्ड वाला फॉर्मूला है बच्चों, अगर इसमें आपका डिस्टेंस सेम हो जाए, मतलब सेम डिस्टेंस के लिए अगर आपका पार्टिकल चले, सेम डिस्टेंस के लिए अगर आपका पार्टिकल चले बच्चों, तो यहां से x1 और x2 बराबर हो जाए, तब जो स्पीड का एवरेज निकाला जाता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड, है ना, डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड, तो उसको कहा जाता है डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड। तो ये बात याद रखेंगे। तो उस केस में आपका जो है दोनों x1 इज इक्वल्स टू x2, तो आपका x1 और x2 इक्वल हो जाता है। तो तब आप जब एवरेज निकालेंगे स्पीड का, डिस्टेंस एवरेज स्पीड बोलते हैं जिसको, तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका आंसर, देखिए यहाँ पे x और x दोनों बराबर हो गए, तो ये 2x हो जाएगा, और नीचे x और x कॉमन आ जाएगा, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 ये बचेगा बच्चों, है ना। बाद में हमने इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई किया था, तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आ जाता था। लेकिन इसको ऐसे ही याद रखो,
अगर आपके पास 3 स्पीड होती सेम डिस्टेंस के लिए तो आप लिखते 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। 4 स्पीड्स होती तो 4/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना है। अब जब बच्चों ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस एवरेज ऑफ स्पीड जिसको कहा जाता है, जिसमें डिस्टेंस सेम होती है ना, उसमें स्पीड अलग अलग होती है। तो ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है ये एक्चुअली में ये अलग प्रकार का मीन है, ये भी एक मीन है। जैसे 3 होता तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/3 तो जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा है उनको शायद समझ में आ रहा होगा कि इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड, और ये अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स था। तो टाइम एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्पीड होता है, स्पीड्स होता है, और जो डिस्टेंस एवरेज स्पीड होता है वो बच्चों आपका हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स होता है। आप ये हार्मोनिक सीरीज पढ़ी होगी बच्चों आपने, है ना। मैथ्स में पढ़ाया जाता है 3 प्रकार की सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज। तो हार्मोनिक सीरीज में जब मीन निकालते हैं तो वो इस तरीके का होता है। अगर आपकी सीरीज v1 v2 v3 ऐसा दिया हो तो उसका मीन होता है, मतलब जितने भी टर्म दिए, अगर 2 टर्म दिया है तो 2/1/x1 प्लस 1/x2। तो वैसे यहाँ पे v1 v2 के साथ हो रहा है, तो ये हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड जो है वो कौन से मीन को रिप्रेजेंट करता है, और 3-4 ऑप्शन दे देंगे आपको, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स, है ना। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो आई थिंक आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। हालांकि ये फॉर्मूले में पहले पढ़ चुके थे, बस ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेरे को आपको बताने थे तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। तो देखे बच्चों, ये आपने स्पीड निकाला, लेकिन ये पर्टिकुलर इंटरवल के लिए निकाला था। जैसे ए से बी तक के इंटरवल के लिए आपको टाइम दिया गया था t1, फिर बी से सी तक के इंटरवल के लिए टाइम गया था t2, उसमें v1 v2 आपको दिया था, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन फिर अब आप एवरेज कैसे निकाला जाए अगर ये स्पीड लगातार चेंज होती है, जैसे एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया जाए तो इसकी रफ्तार हर सेकंड में बदलेगी ना, हर सेकंड, हर इंस्टेंट पर, हर मोमेंट पे स्पीड बदलेगी, और फिर आपको एवरेज निकालने को बोला जाए तो फिर कैसे निकालेंगे। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है भाई और वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए उसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट करके, ये हमें सीखना था। इफ स्पीड is changing, if speed is changing at each and every instant, अगर हर एक इंस्टेंट पर आपकी जो स्पीड है वो लगातार चेंज कर रही है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, वेरिएबल हो सकता है, और आपका बच्चों कैसा हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अभी तो कोई भी एक्सेलरेशन हो, आपको जो करना चाहिए एवरेज निकालने के लिए, तो फिर से कितने प्रकार के एवरेज निकाले जा सकते हैं बच्चों, 2। एक तो टाइम एवरेज स्पीड निकाला जा सकता है और एक डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकाला जा सकता है। तो अगर हमें टाइम एवरेज स्पीड निकालना है, टाइम एवरेज स्पीड, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, तो ये एवरेज स्पीड टाइम वाला, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप टी लिख लो तो ये समझ में आता है कि दिस इज एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो बच्चों, ये हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर छोटे से इंस्टेंट की बात करें, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट की इंस्टेंट, मान लो मोशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक हो रहा है, और हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। तो आप एक इन्फिनाइटली सीमली स्मॉल इंस्टेंट चूज करो, dt। उस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी v, तो इस इंस्टेंट के लिए, बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए, लगभग टेंडिंग टू 0, उस इंस्टेंट के लिए आप ये स्पीड को कांस्टेंट मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। तो इस कांस्टेंट स्पीड को अगर आप मानोगे तो इस छोटे से इंस्टेंट में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, डिस्टेंस कवर होगा, dx, वो आप लिख सकते हो वेलोसिटी इंटू dt। तो ऐसे छोटे से इंस्टेंट में जो छोटा सा डिस्टेंस कवर किया आपने, उसको लिख दिया आपने v dt, है ना, क्योंकि इतने इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ये मान रहे हो आप, है ना, फिर दूसरे इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इतने इंस्टेंट में जो आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्टेंस लिखा है, वो v dt, लेकिन हमें a से b तक जाना है ना पूरे मोशन के दौरान, तो आप ऐसे dx
वी डी टी वी डी टी वी डी टी वी डी टी वी डी टी, ऐसे कितने ए से बी तक कितने वो आएंगे बच्चों, या जीरो से टी टाइम तक कितना, कितने ऐसे इंस्टेंट, कितने ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस आएंगे, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट को हमें जोड़ना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इन्फिनाइट चीजों को जोड़ने का तरीका हमने मैथ्स में सीखा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए बच्चों, इंटीग्रेशन। अच्छा, ये इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, कहां से कहां तक हमें डिस्टेंस निकालना, जीरो से टी टाइम तक। तो हम जीरो से टी टाइम तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो टोटल डिस्टेंस आया अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन जीरो से टी इंटू डी टी, ये टोटल टाइम, डी टी डी टी डी टी डी टी, आप सारा टाइम जोड़ दो जीरो से टी तो क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। तो आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, ये डी टी जो है ये टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, और टी माइनस जीरो तो टी आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला बन जाएगा जीरो से टी वी डी टी डिवाइड बाई टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम एवरेज स्पीड व्हेन योर स्पीड इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। अच्छा बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन टी डी टी वी डी टी अपॉन टी, अच्छा यहाँ पे जब आप वेलोसिटी रखोगे तो ये याद रखना, ये वेलोसिटी तब ये सॉल्वेबल होगा जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और बच्चों मैं आपको बताऊं, कभी भी टाइम का एवरेज निकालना हो, कोई भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, वेलोसिटी हो एक्सेलरेशन हो, आगे चलकर जब आप 12th में जाओगे तो करंट वोल्टेजेस का टाइम के साथ एवरेज निकालोगे, तो हमेशा याद रखना वहां पे एवरेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है। मतलब किसी भी टाइम का फंक्शन हो, कोई भी टाइम का फंक्शन हो, टाइम एवरेज निकालने के लिए हमेशा याद रखना यही फॉर्मूला होता है। जीरो से टी टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ टाइम का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो टोटल आएगा अपॉन टोटल टाइम मतलब टी। तो इस तरीके से ही निकालते हैं। तो ये तो आपका हर जगह फिजिक्स में बहुत जगह काम आने वाला है। जब भी आपको टाइम एवरेज निकालना होगा किसी फंक्शन का, तो आपको फंक्शन ऑफ टी का dt के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जीरो टू टी टाइम का, और डिवाइड बाई टी करना पड़ेगा। यहाँ पे वेलोसिटी का एवरेज निकालना था टाइम के साथ, तो हमने v लग दिया, v फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए बस, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग याद रखना, कई बार हेल्प करेगा आपका कई क्वेश्चंस में, है ना। चलिए, तो ये तो पहला हो गया, हमने टाइम एवरेज स्पीड निकाली। अब कभी कभी वो आपको पूछ लेते हैं कि भाई डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालिए। अगर स्पीड लगातार चेंज हो रही है हर मोमेंट पर, हर इंस्टेंट पर, तो आपको बोला जाएगा कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालें। तो जहां पे टाइम आ रहा था फॉर्मूला तो यही रहेगा भाई, यहाँ पे वी एक्स लिख दो, इसको वी एक्स का एवरेज, इस तरीके से। तो जहां टी आ रहा था वहां पे डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा जीरो से टी वी। अब लेकिन जो वेलोसिटी है बच्चों, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स के साथ, और डिवाइड बाई आपका मल्टीप्ली डिवाइड होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड के साथ। तो ये ऐसा एस है ना। तो उसका इंटीग्रेशन जीरो से टी नहीं, जीरो से एस। जो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालना है, तो जीरो से एस आप वी डी एक्स करो, डिवाइड बाई एस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, डिस्टेंस एवरेज स्पीड मिल जाएगा जब आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही हो एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। तो याद रखना, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। तो इस तरीके से फॉर्मूला करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, तब आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। देखो बच्चों, जब आपकी स्पीड लगातार चेंज हो रही हो तो हमने टाइम एवरेज स्पीड भी निकालना देखा, और हमने डिस्टेंस एवरेज स्पीड भी कैसे निकालेंगे उसका ही फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हुआ क्या कि भाई आपका एक्सेलरेशन होगा तभी तो लगातार चेंज होगी ना स्पीड, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल भी हो सकता है। तो दोनों के लिए वो फॉर्मूले वैलिड है, मतलब इंटीग्रेशन तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पहले ही निकाल के रख लें, यानी उसके लिए तो सॉल्व किया जा सकता है ना, तो आपको वहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वो रूल, वो पॉइंट आप यूज कर सकते हो, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हम यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले ही डिराइव कर लेते हैं, तो बाद में हमें क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल केस लेते हैं, अगर इफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज देयर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन is there means
इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम पहले ही डेरिवेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करके रख लेते हैं, ताकि हमें बाद में क्वेश्चंस में ना करना पड़े। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है बच्चों, उस पार्टिकल की इनिशियल रफ्तार u है और उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दिया गया है। तो अगर इसका आपको t टाइम के लिए पूछा जाए कि भाई बताओ किसी किसी पॉइंट तक तो चला गया होगा, तो t टाइम तक आपको अगर निकालना है बच्चों कि क्या इसकी वैल्यू होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, और आपसे बोला जाए कि टाइम एवरेज स्पीड बताओ पहले, तो हम टाइम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख लेता हूँ, और अभी हम टाइम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना। अब आपको बच्चों एक फॉर्मूला और बताया था, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है तो v प्लस यू अपॉन एवरेज निकाल देते हैं। लेकिन अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है आपको, टाइम के बारे में पता है, यू के बारे में पता है, तो फिर हम कैसे, तो उसका फॉर्मूला बना लेते हैं इस निकाल कर। तो हमने अब ये फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों कि टाइम एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 0 से t तक हम v dt करेंगे डिवाइड बाई, बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन, मतलब टोटल टाइम करेंगे, तो इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत है नहीं। अच्छा, v जो है किसी इंस्टेंट पर फाइनल वेलोसिटी है, तो अगर हमें वहां पे लिखना है, क्योंकि वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा ना, तभी तो इंटीग्रेशन होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये यहाँ पे पुट कर दो। तो टाइम एवरेज निकालना है जो, वो आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, v की जगह ये वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा 0 से t u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी डिवाइड बाई टी। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 1/t तो आप बाहर लिख लो। अब यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, तो u कॉमन आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ut, t माइनस 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सॉल्व है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो t dt का t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो उसको हाफ ए टी स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखो ये t का आप पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो तो टाइम एवरेज आ जाएगा आपके पास। तो टाइम एवरेज आ गया आपके पास बच्चों कितना, ब्रैकेट को ओपन करो तो ये t और t कैंसिल, तो ये बचेगा u प्लस हाफ ए टी, t और t फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस हाफ ए टी इज द रिजल्ट ऑफ टाइम एवरेज स्पीड ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कभी आपसे टाइम एवरेज स्पीड पूछा जाए तो देखो कितना फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, याद हो सकता है आराम से। तो आप लिख लोगे कितना बच्चों, u प्लस हाफ ए टी, है ना। तो ये बड़े काम की चीज है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक बच्चों। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि वो कैसे निकालेंगे हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे आप सेकंड जो आपसे स्पीड एवरेज स्पीड पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा कि बताइए बच्चों डिस्टेंस एवरेज स्पीड कितना है इस पार्टिकल का। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या लिखेंगे, 0 टू s, है ना, v ds dx, यहाँ पे s लिखेंगे तो ds लिख लो, s का फंक्शन हम बना लेंगे, और नीचे डिवाइड बाई s, है ना बच्चों, तो ये हम कर लेंगे। तो इसके बाद फिर आप क्या करोगे कि इसकी वेलोसिटी का हमें s का फंक्शन चाहिए, वेलोसिटी का, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो s के फंक्शन के लिए क्या करेंगे, आपको बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भाई, v स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो बच्चों यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, v की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ पे रखने के लिए कितना, 2as माइनस प्लस हो जाएगा u स्क्वायर, उधर जाएगा तो u स्क्वायर, और इस पूरे का रूट, मतलब v निकालना था तो रूट रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो आप इसको पुट कर दो इस ऊपर वाले उसमें, तो ये हो जाएगा vx डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 1/s, बाहर ले लो और अंदर इंटीग्रेशन कर लो, कितना बच्चों, 0 टू s, और v की जगह आप रख दो रूट 2as प्लस यू स्क्वायर इंटू ds। अब बच्चों इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये लीनियर फंक्शन जैसा है आपका, लीनियर फंक्शन ax प्लस बी, क्योंकि u कांस्टेंट है तो u स्क्वायर आपका b जैसा हो गया, और s का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा, मतलब 2a।
तो आपको याद होगा बच्चों कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला, आपने इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, लीनियर फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा बच्चों हमने सीखा था, ax प्लस बी की पावर n होता है और ये dx होता है, तो आप इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसे लगा सकते हो, ax प्लस बी की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, और आप जो x का कोफिशिएंट होता है ये, उससे डिवाइड कर देते हैं आप, है ना। तो ये याद होगा। तो यही चीज तो ये है, n की वैल्यू यहाँ पर हाफ हो गई है। n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? हाफ हो गई है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो ये तो बच्चों 1/s बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर की पावर, ये पावर n हाफ थी, तो हाफ का अगर आप प्लस वन करोगे तो हाफ प्लस वन होता है बच्चों 3/2। तो ये ऊपर 3/2, नीचे भी n प्लस वन, तो 3/2 आ जाएगा, और डिवाइड बाई इसके कोफिशिएंट से कर दिया है, तो यहाँ पर ये डिवाइड कर दो 2a से, और फिर आप वैल्यू रख दो, लिमिट लग दो 0 से s। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो कितना बन जाएगा बच्चों, 1/s। अब s की जगह आप s रखो, तो अगर आप s की जगह s रखते हो तो क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, 2as, है ना, और प्लस यू स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3a, है ना। 2 तो हट गया तो 3a बचेगा, फिर बीच में माइनस साइन, और अब s की जगह 0 रखो, तो यू स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ये बचेगा यू क्यूब डिवाइड बाई, नीचे तो 3a है ही, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका बच्चों, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे तो बहुत अच्छा है, ये याद ना हो कम से कम ये तो याद ही रखना, कम से कम टाइम एवरेज स्पीड, अगर आपको डिस्टेंस एवरेज स्पीड का याद ना हो, लेकिन याद हो तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाया करेंगे। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए टाइम एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है और डिस्टेंस एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये वैसे भी याद हो जाते हैं आपको। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए दोनों के लिए निकाला। तो अब इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि जब आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सवाल पूछे जाएंगे डिस्टेंस एवरेज या टाइम एवरेज के लिए, तो आपको अलग से टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये दोबारा आपको काम नहीं करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, अगर आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद है, और याद नहीं है तो आपको प्रोसेस मैंने बताई दी है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये एक्सेलरेशन जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस ये अंतर आता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो न्यूमेरिकल को बड़े आसान कर देता है ना। फिर मैं न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट या पॉइंट आप लिख लो। ये जो बच्चों आपने टाइम एवरेज निकाला है ना, तो स्टूडेंट्स ये जो आपने टाइम एवरेज का फॉर्मूला निकाला, इसमें u इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब t इक्वल्स टू 0। लेकिन लेट सपोज एक आपके पास ऐसा सिचुएशन आया कि पार्टिकल a से b तक गया, और a से b तक उसकी कांस्टेंट रफ्तार थी v, और फिर वो b से c गया, यहां पे उसकी कांस्टेंट रफ्तार थी v, और फिर वो b से c गया, और b से c में वो फिर एक्सेलरेट करने लगा a से। तो b पॉइंट पे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, b पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो आपका v हो जाएगा, जो ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था। अब इसके स्पीड चेंज होने वाला है। अब मान लो a से b तक वो t1 टाइम तक चलता रहा, और b से c तक वो t2 टाइम के लिए चला। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, टी टाइम का एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, मतलब टाइम एवरेज पूछा जा रहा है कौन से सेक्शन के लिए, बी से सी सेक्शन के लिए। तो अब ये दिक्कत है यहाँ पे कि आप जब इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू रखोगे यहाँ पर v, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये तो बहुत पहले के टाइम से चलता आ रहा था,
बहुत पहले से टाइम चलता आ रहा था। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी था। पहले t1 टाइम के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी रह चुका है, अब ये t2 टाइम के लिए आपको एवरेज निकालना है। तो जब आप ये अगर किसी इंटरवल के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी और फिर उसको आप u मान रहे हो, तो जब आप इसके लिए एवरेज निकालोगे तो यहां पर ये जब v लिखते हैं आप बच्चों, v और फिर प्लस हाफ ए टी लिखेंगे, तो यहाँ पे t जो है वो t2 नहीं होगा, bc के लिए भले ही निकाल रहे हो आप, वो टाइम जो होगा वो t1 प्लस t2 होगा। यानी कि आपको वो इंटरवल भी लेना पड़ेगा जहां तक ये वेलोसिटी कांस्टेंट रही थी, जिस इंटरवल के लिए। तो अब ये टाइम कैलकुलेट, जो इनिशियल वेलोसिटी आप मान रहे हो वो पूरा टाइम कैलकुलेट होगा ए से, मतलब t इक्वल टू 0 से, भले ही आप बी और सी के लिए निकाल रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पहले जो इंटरवल है t1 इंटरवल में, उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, तो ये एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी इनिशियल नहीं है, ये पूरे एक इंटरवल के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो भले ही आप बी और सी t2 टाइम के लिए आप टाइम एवरेज निकाल रहे हो, लेकिन आपने जो u वेलोसिटी लिया है, u की जगह जो लिया है इनिशियल वेलोसिटी v, वो अगर पहले कोई इंटरवल के लिए है तो उस पूरे इंटरवल का टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, तब b से c के लिए आपका क्या आएगा, टाइम एवरेज आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, याद रखना, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये बोला गया कि अ पॉइंट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक पॉइंट मूव कर रहा है, एंड बोला गया है v1 v2 v3 आर द एवरेज वेलोसिटीज इन 3 सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम, t1 t2 t3। मतलब t1 में उसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो थी, मतलब एवरेज स्पीड जो थी वो आपका v1 है, t2 टाइम में v2 है और t3 टाइम में v3 है। तो आपसे ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, तो आपको बताना कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए। अगर आपको पुरानी बातें समझ में आई हैं तो इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान लगेगा आपको, तो जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। आप ऐसा मान लो कि जो आपका एक्सेलरेशन है, लेट एक्सेलरेशन बी ए, हमने वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए मान लिया, एंड ऐसा मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पर जब ये पार्टिकल चल रहा है, t इक्वल्स टू 0 पर एंड एट t इक्वल्स टू 0 जो आपका यूनिफॉर्म t इक्वल्स टू 0 जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो बच्चों u है, t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, ये हमने मान दिया। अब इसके साथ हम सॉल्व करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आपका इनिशियल वेलोसिटी u था, तो a पॉइंट से पहले एक इंटरवल t1 इंटरवल तक वो b पॉइंट तक चलता रहा, तो एवरेज जो स्पीड थी इसकी वो v1 थी। फिर आपका b से c तक t2 इंटरवल तक चलते रहा, एवरेज स्पीड v2 के साथ, और यहाँ पर c से d तो आपका t3 टाइम तक वो एवरेज स्पीड जो था वो v3 था। ये एवरेज निकाला गया है, लेकिन ये हर पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही थी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये आपको बताया गया है। तो बच्चों अगर हम एवरेज स्पीड v1 की बात करें तो v1 को क्या लिख सकते हैं, अगर हमें u पता है तो हमने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि टाइम एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि u प्लस हाफ ए टी, है ना। तो हम a से b के लिए अगर v1 को लिखना चाहें तो v1 की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, देखो v1 की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, u, इसके लिए तो एट t इक्वल्स टू 0 पे इंस्टेंट पर इनिशियल वेलोसिटी u है ना, और फिर वो b तक गया है और टाइम जो है वो t1 बीता है, तो इसको लिख सकते हैं u प्लस हाफ a t1, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। फिर अगर हम v2 एवरेज की बात करें तो ये b से c तक का एवरेज है, लेकिन इस इंस्टेंट पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, उसके पहले के इंटरवल के लिए एवरेज पता है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो मैंने अभी आपको नोट लिखवाया था उसका काम आ जाएगा यहाँ पर। अब v2 एवरेज लिखना है, भले ही b से c तक का एवरेज है ये, लेकिन इससे पहले t1 इंटरवल तक आपकी जो स्पीड है वो बच्चों यूनिफॉर्म मान सकते हैं इस एवरेज को, तो यूनिफॉर्म स्पीड v1 के साथ चल रहा है, क्योंकि b पर एग्जैक्टली आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, ये पूरा एवरेज पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे जब डालेंगे तो v2 एवरेज जब लिखेंगे तो आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की जगह ये पूरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले रहे हो v1,
और V2 भले ही B और C के लिए निकाल रहे हो, लेकिन आपको अब टाइम पूरा लेना पड़ेगा। जो V1 जितने टाइम के लिए कांस्टेंट रहा था वो ऐड करना पड़ेगा इस T2 टाइम में। तो इसके लिए जो टाइम लिखोगे वो T1 प्लस T2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ ए, इसको बच्चों यहाँ पे लिखना पड़ेगा T1 प्लस T2, जो मैंने अभी नोट बताया था वहां से ऐसा लिखा जा रहा है ना। उसके बाद फिर आप V3 लिखो, तो V3 एवरेज C और D के बीच का है, बट इसके पहले इस इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी। इसके पहले का पूरा एवरेज पता है, मतलब B से C तक का एवरेज पता है। तो जब आप टाइम रखोगे तो T3 के साथ ये पूरा B से C तक का टाइम भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब T2 भी ऐड करना पड़ेगा। तो V3 को लिख सकते हो आप V2 प्लस हाफ ए, यहाँ पे बच्चों लिखोगे आप T2 प्लस T3, है ना। तो जहां तक एवरेज का इंटरवल है वो इंटरवल पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, तो आंसर आपके सही आएंगे। अब देखो यहाँ पर बेसिकली एलएचएस में सभी ऑप्शन में V1 माइनस V2 का रेशियो V2 माइनस V3 के साथ है। तो हम ऐसा करते हैं बच्चों, V1 V2 और V2 माइनस V3, इसका हम पहले रेशियो निकालते हैं ना। तो पहले आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल लें, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक काम करो, इन सबको U के टर्म्स में ले आओ या A के टर्म्स में ले आओ, तो आपका ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो V1 की वैल्यू ये पूरी है, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं हम, V1 की जगह पुट कर देते हैं ना, V1 की जगह पुट कर देते हैं, ताकि ये फॉर्मूला जो है वो आपका किस में आ जाए बच्चों, U के टर्म्स में। तो आप इसको उठाकर ये V1 की वैल्यू जो ये पूरी है, इसको उठा के आप इस V1 की जगह पुट करो, तो U आ जाएगा V1 की जगह U प्लस, तो देखो बच्चों इन दोनों में हाफ ए कॉमन आ जाएगा, तो मैंने हाफ ए को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, T1 प्लस T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T1 हो जाएगा 2T1 और ये प्लस T2 हो जाएगा, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये एक सिंगल टर्म में आ गया, U के टर्म्स में आ गए। अब हम माइनस करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। अब उसके बाद वैसे ही आप V2, तो V2 की ये वाली वैल्यू पूरी उठा के यहाँ पुट कर दो। तो जब V2 की ये वैल्यू पूरी उठा के आप यहाँ पुट करोगे तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये V2 की जगह U प्लस, अब इन दोनों टर्म में हाफ ए तो कॉमन आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अंदर क्या बचेगा बच्चों, 2T1 प्लस T2 प्लस T2 प्लस T3, तो ये हो जाएगा 2T1 प्लस T2 प्लस T2, तो 2T2 और प्लस T3 अकेला बचा। तो ये आ गया भाई, ये आपका V3 आ गया। अब बच्चों क्या निकालना हमें, सबसे पहले V1 माइनस V2 निकालो, V1 माइनस V2 निकालें। तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, देखो बच्चों इससे ये माइनस करो, तो U माइनस U, तो U और U तो कैंसिल हो गए। अब अगर माइनस करोगे तो बच्चों ये हाफ ए जो है वो फिर से आपका कैसा आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा। हाफ ए जो है वो कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा भाई, माइनस करोगे तो ये T1 माइनस 2T1 और ये माइनस T2, है ना। तो ये अंदर बचेगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, स्टेप यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो हाफ ए कॉमन आ गया, ये T1 माइनस, तो ये दोनों माइनस साइन में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2T1 और ये माइनस 2T2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, ये हो जाएगा माइनस T1 माइनस T2, माइनस को कॉमन ले लो, तो ये हाफ ए अंदर आ जाएगा T1 प्लस T2, है ना बच्चों। ऐसे सॉल्व कर लिया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये हमने सॉल्व कर लिया। फिर आपने V2 माइनस V3 निकाल लो ऐसे, तो V2 माइनस V3 करेंगे तो U और U कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए तो कॉमन आ जाएगा बच्चों, और अंदर दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2T1 प्लस T2 माइनस 2T1 माइनस 2T2 और माइनस T3। तो यहाँ से 2T1 कैंसल, ये माइनस 2T2 बचेगा और माइनस T3, तो यहाँ से फिर से कॉमन ले लो माइनस, तो माइनस हाफ ए और अंदर बचेगा T2 प्लस T3। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये जो अपना आया है। अब आप क्या करो कि फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकंड इक्वेशन कर दो, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई V2 माइनस V3, जो रेशियो हमें चाहिए था, और ये ऊपर से आ जाएगा बच्चों माइनस हाफ ए T1 प्लस T2 डिवाइड बाई माइनस हाफ ए T2 प्लस T3, तो हाफ ए माइनस हाफ ए कैंसल। तो देखो बच्चों आपका यहाँ से क्या आंसर आया, V1 माइनस
v1 माइनस v2 इज टू v2 माइनस v3 इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 इज टू t2 प्लस t3। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, बी, बी दिख रहा होगा आपको, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू t। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि ये नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते थे, अगर आप सोचते एक्सलेशन निकालते तो आप इसको कर सकते थे, बट वो 2 पेज का 1.5-2 पेज का सॉल्यूशन हो जाता है, बहुत लंबा चला जाता है। लेकिन इससे ये थोड़ा जल्दी सॉल्व होता है। अब कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कितनी तेजी से कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि अगर मुझे करना होता तो मैं ये सारी क्वेश्चन लिखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट ये वाली क्वेश्चन लिख लेता, देख कर सॉल्व कर लेता, तो ये जल्दी आ जाता। समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा जरूर दिख रहा होगा ये। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे और ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, टाइम एवरेज स्पीड वाला और डिस्टेंस एवरेज स्पीड वाला। तो ये मुझे बताना था, वो मैंने आपको बता दिया।